मैं सचिन आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लूसेंट के पेज बाय पेज करके हम MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज हम लूसेंट के पेज नंबर 17 के 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये MCQ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो अशोक का जो आप देख रहे हैं, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख जो आप देख रहे हैं, इसको रानी का अभिलेख भी कहा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रुक्मिणीदेवी अभिलेख। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ओके, ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ये बात याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख आकार एवं विषय की दृष्टि से सबसे लंबा है। तो अशोक का जो आप देख रहे हैं 7वां स्तंभ लेख, ये आकार एवं विषय की दृष्टि से अन्य सभी जितने भी अभिलेख है, स्तंभ लेख है, सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है। ओके, यही बात याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होगा, कौन सा स्तंभ लेख होगा, ये याद कर लीजिएगा, रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख जो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन में देखे थे, वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें धार्मिक कर, बलि माफ करने तथा भू राजस्व 1/8 करने का उल्लेख है। तो अशोक का जो आप देख रहे हैं रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया, अशोक ने क्या किया, लुम्बिनी के, कहाँ के, लुम्बिनी के, जब अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान जो है लुम्बिनी जब गए तो इन्होंने रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख लिखवाए। और इनमें ये घोषणा किया कि लुम्बिनी के जितने भी लोग हैं उनका धार्मिक कर माफ़ कर दिया जाएगा और इनके भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया जाएगा। और ये रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश में स्थित किस मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में आकार एवं सुखाड़ के समय राज द्वारा राहत कार्य किया जाता था। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अकाल और सुखाड़ के समय, अकाल और सुखाड़ जैसी आपदा के समय राज्य द्वारा अनुदान दिया जाता था। राज्य द्वारा क्या दिया जाता था, अनुदान। इसकी जानकारी हमें जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। अनुदान देने की जानकारी हमें जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक ने किस पृथक शिलालेख में यह प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। तो अशोक ने जो है अपने पृथक पहले शिलालेख में यह घोषणा किया कि जितने भी मनुष्य है वो सभी का सभी मेरे संतान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक 2 यूनानी भाषाओं लिपियों से प्राप्त हुआ। तो आपको पता है, आपको हम ये बताए हैं कि पिछले ही लेक्चर में जो आप ग्रीक और अरमाइक लिपि देखेगा तो वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान के जितने भी अभिलेख है वो ग्रीक एवं अरमाइक में है। और ये जो आप देख रहे हैं सारे कंधार अफ़गानिस्तान में है। और ये अभिलेख जो है ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है UPSC 2019 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य काल में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उसके चरित्र को परखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था। देखिए, मौर्य काल में जब जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती थी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती थी, तो उसके चरित्र को परखा जाता था, उसके चरित्र को चेक किया जाता था कि आखिर ये जो है अच्छा व्यक्तित्व इनका है या नहीं। तो ये चेक करने का जो प्रक्रिया होता था, चरित्र चेक करने का जो प्रक्रम होता था, उसे जो है उपधा परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया मेरा प्यारा दोस्तों, उपधा परीक्षण कहा गया।
चेक करने की प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सम्राट की सहायता हेतु गठित मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या समानता कितनी हुआ करती थी। तो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता था, मंत्री परिषद का जो है गठन किया जाता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या क्या हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी, 16 हुआ करती थी या फिर 20 हुआ करती थी। इतनी संख्या जो है मंत्री परिषद की हुआ करती थी और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के किस नाम से पुकारा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से पुकारा गया। जो आप गुप्तचर देख रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है गूढ़ पुरुष के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन जो है MPPSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख प्रधान को क्या कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, महामात्य सर्प कहा जाता था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले मौर्यकालीन गुप्तचर को क्या कहा जाता था। अगर कोई गुप्तचर है वो एक स्थान पर रहकर कार्य करता है तो उसको संस्था कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, संस्था। जो कहीं जाता नहीं है बल्कि एक जगह पर एक स्थान पर रहकर, मतलब किसी गांव में रहकर गुप्तचर का काम करता है तो उसको संस्था कहा गया। और एक था संचार, ये एक स्थान पर रहा नहीं करता था, घूम घूम कर जो इन्फॉर्मेशन होता था उसको राजा के पास पहुंचाता था। तो ऐसे गुप्तचर को संचार कहा गया। संस्था और संचार ये दो गुप्तचर हुआ करते थे, इसको याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके गुप्तचरी करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो पिछले क्वेश्चन में आपको हम बता दिए हैं, इसको संचार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में विभक्त था। तो अशोक के शासनकाल में मौर्य प्रांत कुल 5 भागों में विभक्त था। मौर्य प्रांत 5 भागों में विभक्त था। और ये 5 भाग कौन कौन है आपको बैक लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य काल में प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में प्रांत के जो प्रशासक हुआ करते थे उसको कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। और प्रांतों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 5 हुआ करती थी। तो उसमें पहला था उत्तरापथ और दक्षिणापथ, प्राची, अवंती था। उसके बाद एक और था यहाँ पर क्या, अवंती लिखा गया, यही 5 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य प्रशासन में प्रांत का विभाजन किस प्रशासनिक इकाई में किया गया था। तो मौर्य काल में प्रांत का विभाजन जो है विषय में किया गया था। किस में किया गया था, विषय में। और विषय के प्रधान को क्या कहा गया, विस्पति कहा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, विषय के प्रधान को विस्पति कहा गया, ये बात याद रख लीजिएगा। और ग्राम के प्रधान को, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा गया। ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य काल में विषय के प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे। तो विषय के प्रमुख अधिकारी को विषयपति कहा जाता था या विस्पति कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी तो ग्राम। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामिक कहा जाता था। इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकालीन ग्राम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था। तो मौर्यकालीन में ग्राम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य प्रशासन में 10 ग्रामों के समूह का प्रवर्धन करने वाले सबसे छोटे प्रशासक को क्या कहा जाता था। देखिए, मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा प्रशासक कौन था, तो गोप हुआ करता था। मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा प्रशासक गोप हुआ करता था। और गोप 10 गांवों का प्रशासन संभालता था। कितने ग्राम, 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था गोप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल करता था, जो कितनी समितियों में विभक्त था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 30 सदस्य वाले जो है 5-5 करके 6 समितियों में विभक्त था। कितने समिति? 6 समितियों में विभक्त था और अलग अलग समितियों का अलग अलग कार्य हुआ करता था। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 समिति और प्रत्येक में 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन की कौन सी समिति विदेशियों की देखरेख का कार्य करती थी? तो विदेशियों की देखरेख करने का कार्य जो है दूसरा समिति द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नगर प्रशासन की कौन सी समिति जन्म मरण का वितरण रखने का कार्य करती थी? तो जन्म मरण वितरण रखने का कार्य जो है तीसरा समिति किया करती थी। और सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, ये विदेशियों की देखरेख का काम जो है दूसरा कमेटी किया करती थी, दूसरा समिति किया करती थी। और जो है जन्म मरण के वितरण का काम जो है तृतीय यानी तीसरा समिति किया करती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? देखिए, बिक्री कर जो है मौर्य काल में 1/10 हुआ करता था। कितना हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों? बिक्री कर मौर्य काल में 1/10 हुआ करता था। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में बिक्री कर चोरी करने वाले को क्या दंड हुआ करता था? तो मौर्य काल में जो भी लोग बिक्री कर को चोरी करता था, मतलब बिक्री करके कर नहीं देता था, उसको डायरेक्ट फांसी, यूँ कहे तो डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? मृत्यु दंड दिया जाता था। और ये टैक्स कितना हुआ करता था? मूल्य का 1/10 भाग ये टैक्स हुआ करता था। क्वेश्चन यहाँ पर है, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, मार्ग निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन लूसेंट में से ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किस नाम से संबोधित किया है? तो जो आप देख रहे हैं यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। और लुटेरों की सेना जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना जो है जस्टिन ने कहा। ये बात याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, राजस्थान के पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 30 सदस्यों की एक परिषद करती थी, जो कितने समितियों में बटी थी? मेरे प्यारे दोस्तों, पहले की तरह ये भी 6 समिति में बटी थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में पैदल सैनिकों की देखभाल कौन से सैन्य समिति किया करती थी? मौर्य प्रशासन में पैदल सैनिकों की देखभाल जो है तृतीय समिति किया करती थी। बस ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मौर्यकाल में अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकाल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो भी सेना का नेतृत्व करता था उसको जो है सेनापति कहा जाता था। सेना के नेतृत्व करने वाले मुख्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति हुआ करता था। और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों नायक होगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने पैदल सिपाही, घुड़सवार और हाथी शामिल थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में प्लिनी के अनुसार यूँ कहा जाता है कि 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी हुआ करता था, जो पूरा भारत के सबसे विशाल सेनाओं में गिना जाता था। और इनके सेना यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का सेना किसने कहा? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको जो है जस्टिन ने लुटेरों का सेना कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकाल में दीवानी मामलों के न्यायालय को क्या कहा जाता था?
तो मौर्य काल में दीवानी मामले के जो भी न्यायालय थे उसको धर्म स्थीय न्यायालय कहा जाता था। अगर दीवानी मामले मतलब क्या, रुपया पैसा की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तो दीवानी मामले और दीवानी मामले के न्यायालय को धर्म स्थीय कहा गया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कंटक शोधक न्यायालय, ये जो है दीवानी नहीं, जो क्या कहते हैं, जो फौजदारी मामला हुआ करता था, फौजदारी मामला हुआ करता था, उसकी सुनवाई जो है कंटक शोधक न्यायालय में किया जाता था। और संग्रहण जो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का न्यायालय हुआ करता था। ये न्यायालय जो है प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए या फिर बड़े लेवल का जो विवाद हुआ करता था उसको सुलझाने के लिए संग्रहण का प्रयोग किया जाता था। इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धर्मस्थीय दीवानी मामलों का जो भी धर्मस्थीय न्यायालय में काम होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मौर्य काल में फौजदारी मामलों के न्यायालय को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय के क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा अटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा है। फौजदारी मामलों का न्यायालय हो जाएगा कंटक शोधक, ये आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा गया था। तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंस है, याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है बिहार के एग्ज़ाम में जो आपका आने वाला बिहार पुलिस है उसमें पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मौर्य काल में सरकारी या राजकीय भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था। तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को जो है सीता भूमि कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, और अदेव मातृक किस भूमि को कहा जाता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिना वर्षा के भी, क्वेश्चन क्या है, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होने वाली उपजाऊ भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया। तो बिना वर्षा की अच्छी उपजाऊ देने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में जो है अदेव मातृक कहा गया है। अदेव मातृक, ये याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2020 के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मौर्य काल में अनाज के माप तौल के लिए किस बर्तन या पैमाने का प्रयोग किया जाता था। तो मौर्य काल में अनाजों को माप के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता था, द्रोण नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजकीय मुद्रा कौन सी थी जो चांदी की बनी हुआ करती। जो आप द्रोण जो देख रहे हैं, द्रोण तो मापने की इकाई हुआ करती है। द्रोण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मापने की इकाई, माप तोल की इकाई है। और ये पन जो देख रहे हैं, पन, ये चांदी की सिक्का को पन कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने जातियों या वर्गों में विभाजित किया। तो भारतीयों को 7 जातियों और वर्गों में विभाजित किया, ये याद रख लीजिएगा। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा चांस है कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है मेगास्थनीज द्वारा बताए गए भारतीय समाज के 7 वर्गों में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है। तो मेगास्थनीज ने जो 7 वर्ग बताया उनमें दार्शनिक शामिल था, किसान शामिल था, सैनिक शामिल था, लेकिन उसमें दास का जिक्र नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को जो है रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन में वीवीआई कर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन हो सकता है तो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस शासक की सहायता प्राप्त की। तो नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के शासक राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। और इसका जानकारी हमें जो है
कल्हण ने अपने पुस्तक मुद्रा राक्षस में दिया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस से भी इस बात की हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें कश्मीर का इतिहास, जिस पुस्तक में लिखा गया है मुद्रा राक्षस में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, और इससे ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे उत्तम या सर्वोत्तम एवं अनुपम नमूना कौन सा कहा जाता है? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की सबसे उत्तम जो है रचना जो है ये अशोक के एकाश्म यानी सारनाथ का सिंह स्तंभ कहा गया है। ये याद रख लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका सही उत्तर देख लीजिएगा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य राजवंश ने मगध पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने मगध पर कुल मिला 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए? तो भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण में मौर्य वंश के 10 राजाओं का वर्णन किया गया और बताया गया कि मौर्य वंश के 10 राजा हुआ और अंतिम राजा किसको कहा गया? बृहद्रथ को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिनकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो है एक शासक बृहद्रथ था, यानी अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने करके और शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र में स्थित प्रसिद्ध अशोकाराम विहार का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके किस राजवंश एवं ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी गई? तो शुंग वंश होगा। बृहद्रथ जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मगध पर जो है शुंग वंश की स्थापना किया, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो आप लोग बताइएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो विदिशा मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने किस शुंग राजा ने युद्ध में पराजित किया था तथा 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे? ये पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग को जो है मिनांडर ने पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने करवाए? पुष्यमित्र शुंग। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद। साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद। एंड करते हैं इस वीडियो को।